Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the business and in business we understand about the second chapter, that's name is the forms of business organization, and it is our 9th part, and this video is for class 11th. और today's topic is the formation of the joint stock company. joint stock company का formation कैसे होता है वो हमारा आज का टॉपिक है. तो सबसे पहले अगर देखें तो कुछ joint stock company has to follow the certain specified legal procedures for its formation, and that's what the promotion, incorporation, capital subscription stage and commencement of business. Promotion पहले वो डेटा होता है जिसको कंपनी को फॉर्मेशन में लाना होता है, पहले इसको बनाना होता है, ठीक है, और उसके बाद इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज का सर्टिफिकेट इसको लेना होता है सेबी से, और फिर उसके बाद क्या होता है, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है. लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बताया था कुछ ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं. तो प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है, प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन, ये दो सर्टिफिकेशन क्लियरिफाई होने के बाद से ही प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट किया सकता है, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए ये दो के बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज को सर्टिफाइड करना पड़ता है, और फिर इसके बाद एटलीस्ट लास्ट में उसको मिलता है कमिटमेंट ऑफ बिजनेस का. तो लास्ट वाले यानी 4th स्टेप को कंप्लीट करने के बाद एक पब्लिक कंपनी बिजनेस को डील कर सकती है, यानी कि कंपनी स्टार्ट हो सकती है. तो पहले अगर देखें प्रमोशन की अगर बात करें तो प्रमोशन होता क्या है, तो ये कहता है द प्रमोशन स्टेज इंक्लूड्स द ऑल द स्टेप्स, राइट्स एंड द कॉन्सेप्शंस ऑफ आइडियाज टू स्टार्ट द कंपनी. वो सारी चीज़ों को जो वो स्टेप्स रहे हैं, जो राइट्स दिए जा रहे हैं, और जो आइडियाज़ है जिसके थ्रू कंपनी को स्टार्ट किया जाए उनको लिखने का काम किया जाता है. फिर ये भी कहता है कि इट टिल इट्स फॉर्मेट, जब तक वो फॉर्मेशन में आता है, कहता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग. ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का. ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी, जिसका ये इस्तेमाल क्या करता है, यानी वो सभी रिसोर्सेज जिसका इस्तेमाल करके कंपनी को फॉर्मेशन में लाया जा सकता है, उन सभी के प्रोसेस को ये मेंटेन करने का काम करता है. और इसमें मतलब वो डेटा होता है, ये समझिए एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ये प्लानिंग का एक प्रोसेस होता है, एंड ऑर्गेनाइजिंग का, ठीक है, ऑफ ऑल रिसोर्सेज, उन सभी रिसोर्सेज का जिसका बिजनेस के फॉर्मेशन में, कंपनी के फॉर्मेशन में ज़रूरत होती है. फिर कहता है द प्रमोशन इन्वॉल्व्स द डिस्कवरी ऑफ अ बिजनेस. इस प्रमोशन में क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ बिजनेस, बिजनेस आइडिया जो डिस्कवर किया जा रहा है, डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडियाज, उसको इसमें इन्वॉल्व किया जाता है. इट्स इन्वेस्टिगेशन एंड असेंबलिंग नेसेसरी रिसोर्सेज टू सेट अप द बिजनेस. उसके इन्वेस्टिगेशन की बात करता है और उन असेंबली रिसोर्सेज की बात करता है जिसके थ्रू बिजनेस को सेटअप किया जाता है. द पर्सन हु परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ड्यूरिंग द प्रमोटिंग स्टेज इज नोन एज प्रमोटर. वो व्यक्ति ये जो कंपनी के फॉर्मेशन के लिए जो भी जरूरत की चीज़ें हैं उन सबको परफॉर्म करने का जो काम करता है, उनको डील करने का जो काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोमोटर्स कहते हैं. कहता है प्रोमोटर्स कंसीव्स द बिजनेस आइडियाज. प्रमोटर क्या करता है, बिजनेस आइडियाज को कंसीव करने का काम करता है, एंड टेक्स ऑल द इनिशिएटिव टू फॉर्म्स अ कंपनी, और सारी जरूरत के स्टेप्स को उठाने का काम करता है, जिससे वो क्या करता है, कंपनी को फॉर्मेशन में लाने का काम करता है. साथ ही कहता है प्रोमोटर्स कैन बी एन इंडिविजुअल, अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन एंड इंस्टीट्यूशंस. प्रोमोटर्स क्या हो सकता है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो सकता है, लोगों का ग्रुप भी हो सकता है, या यू के लिए कोई इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है जो उसको प्रमोट करने का काम कर रहा है कंपनी के फॉर्मेशन के पॉइंट में. अब कहते हैं द प्रोमोटर्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन which is also known as the steps in the promotion stage. अब ये क्या कह रहा है कि प्रोमोटर्स कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करता है, जिसको हम दूसरे वर्ड में बोलें तो इसे कहते हैं द स्टेप्स इन प्रमोशन स्टेज. वो स्टेप्स जो प्रमोशन में किए जाते हैं. तो अब वो स्टेप्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. प्रोमोटर्स क्या करता है, बिजनेस में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने का काम करता है, उनको पता लगाने का काम करता है कि बिजनेस जो है उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज है, फ्यूचर प्लानिंग्स उसकी क्या होगी, कैसे वो नए नए चीज़ों को वेरीफाई कर पाएगा. द प्रमोशन स्टेज बीइंग विद द डिस्कवरी ऑफ एन आइडियाज टू सेट अप बिजनेस. प्रमोशन स्टेज में क्या होता है, वो शुरुआत कहाँ से होती है, उस आइडिया के साथ शुरुआत होती है जहाँ पे बिजनेस को सेटअप किया जाता है. और ये भी कहता है इट कैन बी एन आइडिया टू सेटअप अ न्यू बिजनेस. आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा आइडिया होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, नए बिजनेस को सेटअप करने का काम करते हैं. और एन आइडिया टू एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस, या फिर वो आइडिया होता है जो हमारे पुराने वाले बिजनेस को ही बड़ा करने का काम करता है.
फिर कहता है द प्रोमोटर्स डेफिनेटली आइडेंटिफाइज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द आइडियाज बाय एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन दैट एरिया। प्रोमोटर्स क्या करते हैं, उन प्रोबेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं जिसके में उन मतलब थ्रू द आइडियाज वो उन प्रोबेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं जो उनके उस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस के में आने वाली अपॉर्चुनिटीज के थ्रू मिलने वाला होता है। यानी जिस बिजनेस फॉर्म या जिस बिजनेस आइडिया के साथ ये काम करते हैं उसमें उन अपॉर्चुनिटी या प्रोबेबिलिटीज के आइडियाज को भी एनालाइज करने का काम करते हैं जो उस बिजनेस के थ्रू उनको मिलने वाला होता है। द प्रोमोटर्स ऑल्सो एनालाइज द वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड एंड डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। ये सभी चीज़ों पे यानी प्रमोटर क्या करता है, ये देखता है कि कितने रिसोर्सेज की कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, कितना पैसा हमारा लगेगा और कितना रिस्क हमारा उसमें इन्वॉल्व होता है। इन सभी चीज़ों को वो क्या करता है, चेकआउट करने का काम करता है। अब कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडीज की अगर बात करें तो यहाँ पे कहता है आफ्टर analyzing all the concept related to the ideas discovered, the promoters started doing the detailed investigation to give the practical shape to the idea। सारी चीज़ों को चेकआउट करने के बाद, जैसे हम किसी काम को करते हैं तो काम को करने से पहले उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि उसका फायदा क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा। सेम सिचुएशन जो प्रमोटर होता है वो क्या करता है, जिस आइडिया को लेके वो आगे बढ़ना चाहता है उसके पॉजिटिव निगेटिव इंपैक्ट को चेक कर लेता है, उसके रिसोर्सेज को देख लेता है, कितना रिसोर्स है, कितना इन्वेस्टमेंट लगा, कितना रिटर्न होगा, कितना रिस्क इन्वॉल्व होगा, इन सभी चीज़ों को देखता है और उसके बाद फिर क्या करता है, उस इमेजिनेशन कंडीशन को प्रॉपर शेप में लाने का काम करता है। He does the detailed investigation regarding the cost, profitability, production process, demand of the product, etc. इन सभी चीज़ों को लेके वो कॉस्ट क्या लगेगी किसी चीज़ जो हमारे कोई प्रोड्यूसर के रूप में काम कर रहा है तो उस प्रोडक्शन में उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, ठीक है, कितना उसका प्रॉफिटेबिलिटी बनेगा, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, डिमांड कैसी होगी, इन सभी चीज़ों का वो एनालिसिस करता है। फिर वाइल डूइंग दिस, जब वो ऐसा कर रहा होता है या कर चुका होता है तो प्रोमोटर्स टेक अ हेल्प ऑफ द स्पेशलिस्ट और द एक्सपर्ट सच एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स एक्सेट्रा। जब वो ऐसा कर रहा होता है, इन तरह के आइडियाज को एनालिसिस करके उसको फॉर्मेशन में, उसको शेप में लाने का काम कर रहा था, तो वो एक्सपर्ट की हेल्प लेता है, चाहे वो आपका इंजीनियर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंट हो, चाहे मार्केटिंग मैनेजर हो, ऐसे एक्सपर्ट को वो क्या करता है, हायर करता है और उनसे क्या करता है, एडवाइस लेने का काम करता है। द स्पेशलिस्ट मेक एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ ऑल द डिटेल्स कलेक्टेड बाय द प्रोमोटर्स। जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एनालिसिस करने का काम करते हैं उन सभी डिटेल्स के ऊपर जो कलेक्टर्स ने या प्रोमोटर्स ने कलेक्ट किया होता है। यानी कि एक समझिए कि ये इंटरप्रेन्योर पर्सन होता है जो नए आइडियाज़ को लेके आता है और उसके पॉजिटिव नेगेटिव सभी जो भी उससे रिलेटेड रिसोर्सेज हो सकते हैं उन सबको कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद अपने अपने एक्सपर्ट से क्या करता है, मतलब टॉपिक वाइज कह लीजिए कि जो सब्जेक्टिव एक्सपर्ट होते हैं जिस मैटर को वो लेके एनालिसिस करना चाहता है उनसे वो डिस्कस करता है और उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट को समझता है। द रिपोर्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट हेल्प टू प्रमोट टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द साइज ऑफ द बिजनेस। जो एक्सपर्ट की या स्पेशलिस्ट की जो रिपोर्ट होती है वो क्या करती है, जो हमारा प्रमोटर होता है उसको हेल्प करती है बिजनेस की साइज को लेके और बिजनेस में के रिगार्डिंग जो डिसीजन होता है उसको लेके वो क्या करती है, क्या साइज होगा, क्या लोकेशन होगा, प्लांट कैसा होगा, कैपिटल अमाउंट क्या होता है, इन सबको लेके वो क्या करती है, हेल्प करती है। अब बात कर ले इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। टेक्निकल फैसिलिटीज़ होती हैं और फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ और इकोनॉमिक फैसिलिटी। टेक्निकल और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे क्या चीज़ वो कर सकता है। समटाइम द आइडियाज़ गुड बट टेक्निकली इट मे नॉट बी पॉसिबल। कभी कभी क्या होता है, आइडिया बहुत अच्छे होते हैं लेकिन टेक्निकली अगर देखें तो वो पॉसिबल नहीं होते कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर लें। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ये भी कहता है इट मे बी ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण हो सकता है। इनपुट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। अगर इनपुट वगैरह भी अगर हमारी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है जिस तरह के मटेरियल को बनाना चाहते हैं तो ये हमारे लिए क्या होता है, फेल्योर हो जाता है। द प्रोजेक्ट इज कंसीडर्ड टेक्निकली अनफिजिबल अनलेस the technology or the other required inputs can be imported or available in our country। अब यहाँ पे कह रहा है पहली चीज़ तो ये कि जिस टेक्नोलॉजी की बात करता है पहले तो वो
उसके पास है या नहीं है इसको देखेगा, उसकी कंट्री में है कि इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसका क्या कंडीशन होगा, वो सभी तमाम तरह की चीज़ों को ये पहले विजुलाइज करेगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये जो कह रहा है कि हम जब एक प्रमोटर के रूप में काम करते हैं, कंपनी के फॉर्मेशन के रूप में आते हैं, तो कंपनी को फॉर्मेशन में लाने से पहले कुछ प्लान्स बनाने पड़ते हैं जो प्रमोटर बनाता है, और वो उन सभी चीज़ों को उस प्लान में रखता है जिसके थ्रू कंपनी को फॉर्मेशन में लाया जा सकता है। तो उसके पॉजिटिव और निगेटिव सबको वो देखता है और एनालिसिस करता है। फिर वो यहाँ पे अगर हम बात करें फिजिकल इंक्लूड्स की, अगर बात करें फिजिबल स्टडीज में, तो इसमें कहता है कि जो फाइनेंशियल फिजिबल स्टडीज होती है, रिक्वायर्ड फंड्स ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, किस तरीके का चाहिए, इसकी इशूज़ इसके पास बनी रहती है। फिर इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी की सिचुएशन की अगर बात करें, तो यहाँ कहता था समटाइम द प्रोजेक्ट इज अबॉन्डेड जस्ट बिकॉज इट माइट नॉट बी द वेरी प्रॉफिटेबल। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो दिखते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन प्रॉफिटेबल की सिचुएशन में बहुत अच्छे नहीं होते, यानी कम प्रॉफिट देने वाले होते हैं। तो जनरली बिजनेस क्या करते हैं, ऐसे बिजनेस को कैरी आउट करने से थोड़ा सा बचते हैं। वो ऐसे बिजनेस को करते हैं जो क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है, यानी प्रॉफिट इंटेंसिव होता है। नेम अप्रूवल की अगर बात करें थर्ड पॉइंट में, तो हमने प्रमोशन की बात कर ली, हमने देख लिया कि जो उनके आइडियालॉजी हैं उसको हमने देख लिया, ठीक है। अब हमारा आता है नेम अप्रूवल। पहले सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि कंपनी क्या करती है, अपने प्रपोजल को लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस जाती है बाय देयर नेम, जिसके थ्रू भी वो कंपनी को स्टार्ट कराना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वहाँ जाने के बाद रजिस्टर क्या करता है, रजिस्ट्रार पूरे कंपनी के नाम को चेक करता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कंपनी के नाम से कोई और कंपनी है। अगर कोई और कंपनी है तो ये क्या करेगा, इनको बताएगा कि नहीं, इस नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, आप अपनी कंपनी का नाम बदल लीजिए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये क्या करता है, प्रियोरिटी देने का काम करता है। अगर मैच होने की सिचुएशन में ये क्या करता है, उनको दूसरे नाम के साथ अप्रूव करने का काम करता है, जिसको वो सेकेंड टाइम में क्लियरिफाई करते हैं। फिर कहता है फिक्सिंग ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है, समझिए कि ये एक तरह से इंफॉर्मेशन होता है फॉर आउटसाइडर्स, दूसरों के लिए। कहता है प्रोमोटर्स हैव टू डिसाइड अबाउट द पीपल्स हु विल बी साइन द मेमोरेंडम। प्रोमोटर क्या करता है, ये पहले निश्चित करने का काम करता है कि वो कौन लोग होंगे जो क्या करेंगे, जो हमारा मेमोरेंडम है, जो इंफॉर्मेशन है एसोसिएशन का, जो एसोसिएशन के डिटेल्स है, जो लीगल पेपर है, उस पर साइन करने का काम करेंगे। कहता है यूजली द सिग्नेटरीज ऑफ द मेमोरेंडम बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इसमें जो सिग्नेचर होता है सबसे पहले डायरेक्टर्स का होता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, उनका होता है। द प्रोमोटर्स ऑल्सो टेक देयर रिटन कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर एंड आस्क देम टू बाय द क्वालिफिकेशन शेयर्स। और यहाँ पे प्रमोटर क्या करता है, प्रमोटर भी एज अ डायरेक्टर अपनी सिग्नेचरीज को मेंटेन करता है और पूछता है कि क्वालिफाइंग या क्वालिफिकेशनल शेयर्स क्या होगा, यानी कि कितने शेयर्स होंगे हमारे पास जिससे हम डायरेक्टर बने रहेंगे या किसी और को डायरेक्टर्स के रूप में हम मेंटेन कर सकेंगे। तो तमाम तरह के जो कंडीशन होती है उसको यहाँ पे प्रोमोटर्स डील करने का काम करता है। अब फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल। ये सारे काम होने के बाद वो प्रोफेशनल को अपॉइंट करता है, जिससे वो ये देख सकता है कि जो उसका कंपनी का जो कैपिटल है, जैसे ना प्रमोटर्स अपॉइंट द ब्रोकर्स शेयर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए, प्रमोटर्स अपॉइंट ब्रोकर्स एंड अंडर द राइटर्स टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल। ब्रोकर्स को अपॉइंट करने का काम करता है और अंडर राइटर्स में रखता है ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल है वो बना रहे बाय द सेल ऑफ द कंपनी सिक्योरिटीज। किसके थ्रू वो अवेलेबिलिटी हो, कंपनी की सिक्योरिटीज को बेचने के साथ, यानी कि कंपनी जो शेयर बेच रही है उस शेयर को बेचने के बाद जो पैसे मिल रहे हैं वो पैसे हमेशा मिलते रहें, वो पैसे बने रहें, उसके लिए वो क्या करता है, ब्रोकर को अपॉइंट करने का काम करता है। एंड द सॉलिडिकेटर आर अपॉइंटेड टू डील विद द लीगल मैटर्स ऑफ द कंपनी। और वो एक तरीके समझ, एक और क्या करता है, वो लीगल एडवाइजर को भी अपॉइंट करने का काम करता है जो उसके लीगल मैटर्स को कंपनी के डील करने का काम करता है। बैंकर्स आर अपॉइंटेड टू हैव द स्मूथ फाइनेंसिंग डीलिंग, और वो बैंकर्स को अपॉइंट करता है ताकि वो क्या करें, जो कंपनी की फाइनेंशियल डीलिंग्स होती हैं स्मूथली उसको मेंटेन कर सके। जैसे मान लीजिए आपने HDFC बैंक में अपना अकाउंट खोल लिया, ठीक है, और उसको अथॉरिटीज बना दिया अपने डीलिंग्स के लिए, तो वो आपकी डीलिंग्स में आपकी ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए शेयर्स जो होते हैं, शेयर होते, मान लीजिए कंपनी मुंबई में है, वो शेयर बेच रही है, खरीदने वाला यहाँ अपने यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ से जब वो खरीदेगा तो यहाँ से मुंबई जाके पेमेंट नहीं करेगा वो, ठीक है। तो वो क्या करता है, यहाँ से बैंक को पेमेंट करने का काम करता है। इसके लिए अगर हम शेयर को खरीदने बेचने की बात करें तो इसके लिए डीमेट अकाउंट एक ओपन होता है, ठीक है। बिना डीमेट अकाउंट के हम शेयर्स की खरीदने बेचने का काम नहीं कर पाएंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट।
ठीक है। था प्रिपरेशन ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, तो फिर वो सारी चीज़ों को करने के बाद वो जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होता है उसको प्रिपेयर करने का काम करता है। ये कौन कर रहा है? प्रमोटर। कहता है अ प्रमोटर टेक्स अप द स्टेप टू प्रिपेयर द सम लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी विच हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार एट अ टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के टाइम तक रजिस्ट्रार के पास ये क्या करेगा? उन सभी जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रिपेयर कर लेगा। फिर द कॉमन डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर आर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा। तो ये तीन थोड़े से मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो लगभग हर कंपनी क्या करती है? फॉर्मेशन में आने से पहले प्रिपेयर करने का काम करती है। इनकॉर्पोरेशन स्टेज की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, यानी कि हम इसकी बात करें, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इज द सेकेंड स्टेज ऑफ इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ये दूसरा स्टेज होता है कंपनी के फॉर्मेशन में। एंड इनकॉर्पोरेशन रेफर टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। 1956 के अंतर्गत कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना जो कहलाता है वो इनकॉर्पोरेशन कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे कहता है फाइलिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल, कितना अमाउंट हम लगा रहे हैं ये, और कहता है अ लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स विद देयर नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड एज। ये सभी चीज़ों को हम इसमें लिखेंगे। इसमें फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो हम अलग अलग पेपर पे बनाने का काम करते हैं। फिर कहता है राइट द रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स एक्ट एज अ डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे कई बार होता है लोग फ्रॉड डायरेक्टर्स बना लेते हैं, होते तो नहीं है, तो उस सिचुएशन में कंपनी रजिस्टर होने के बाद अगर कंपनी के ऊपर कोई क्लेम भी आता है या डीलिंग की बात आती है तो वहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बनाता है, कंपनी फ्रॉड करके चली जाती है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर्स जो हो गया या कौन डायरेक्टर होंगे, वो कौन कौन ऐसे होंगे जो डायरेक्टर होंगे, उनको यहाँ पे उनके कंसेंट लेटर को लेने का काम करता है। साथ ही कहता है नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ द कंपनी। वो नोटिस भी एड्रेस का, जो रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ कंपनी यानी कि कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जो एड्रेस हम देना चाहते हैं उसका भी एक नोटिस हमारे पास होता है। फिर स्टेटरी डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट द ऑल द फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज आर ड्यू कंप्लीटेड, यानी कि वो सारे के सारे फॉर्मेलिटीज की बात करता है जिसको फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज में जरूरी है उसको पूरा कर लिया गया। इसका एक रिटन आपको देना पड़ता है कब? जब हम फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल करते हैं। फिर कहता है पेमेंट ऑफ फी, उसको कंप्लीट करने के बाद हम रजिस्ट्रार ऑफिस में ले आते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या करते हैं, जो रजिस्ट्रेशन फी होती है उसको क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। द अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। और ये जो रजिस्ट्रेशन फी होता है वो क्या होता है कि जो कैपिटल ऑथराइजेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लगेगा, कम होगा तो कम लगेगा। फिर कहता है रजिस्ट्रेशन। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद हम चले जाते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफिस। रजिस्ट्रार ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के बाद अगर रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट्स से क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, तो वो हमारे नाम से क्या करता है, कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन कंपनी का करते हैं जिस नाम से हम कराना चाहते हैं। जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसके बाद फिर हमें क्या देता है, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक सर्टिफिकेट देता है बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद। इस डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने के साथ कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है, वो क्या कर सकती है, बिजनेस को शुरू कर सकती है उसी डेट से जिस डेट पे ये सर्टिफिकेशन दिया गया है, यानी जिस डेट को ये सर्टिफाई किया गया है कि हाँ आप एक कंपनी के रूप में अपनी कंपनी को फॉर्मेशन में, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मेशन में ला सकते हैं, उसी डेट से ये ऐसा कर सकती है। अब ये एक स्पेसिमन है, इसमें देखिए आई हैव बाय द सर्टिफाइड दैट, कंपनी का नाम हो जाएगा इन द दिस डेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, तो वो सर्टिफिकेशन है इनकॉर्पोरेशन का, एक स्पेसिमन दिया है। अब कहता फॉलोइंग पॉइंट्स मेक इट मोर क्लियर। कौन कौन से? द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वॉज इशूड ऑन, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिया गया कि 24 अगस्त को क्या किया गया, इशू किया गया, वेयर एज द सर्टिफिकेट डेट वॉज रिटेन एज 22 अगस्त। सर्टिफिकेट जो इशू किया गया है 24 तारीख को, 24 अगस्त को इशू किया गया है, लेकिन यहां पे कहता है वेयर एज द सर्टिफिकेट डेट वॉज रिटेन एज द 22 अगस्त। तो जिस दिन को लिखा गया है, सर्टिफिकेट 22 तारीख को लिखा गया है लेकिन दिया तो गया है 24 तारीख को, तो कहता है द कंपनी इज कंसीडर टू बी बॉर्न एंड 22 अगस्त ओनली। तो कंपनी किस दिन मानी जाएगी, जिस दिन लिखा गया है सर्टिफिकेट में उसी दिन से उसका फॉर्मेशन माना जाएगा। 4 दिन बाद मिलता है, 1 हफ्ते बाद मिलता है, कोई मतलब नहीं है।
So delaying the carried on the 23rd August will be considered as illegal about the certificate was issued only on the 24 अगस्त। अगर कहता है कि 24 अगस्त को अगर भी इशू किया जाता है और रजिस्ट्रेशन पे जो डेट है वो 22 का है और 23 को नहीं मिलता है, तब भी ये जो एग्जैक्ट बॉन्ड माना जाएगा कंपनी का वो 22 का ही माना जाएगा। अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे क्या होता है, कंपनी बड़ी होती है तो जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी ज़्यादा होती है, तो वो पूरे पैसे खुद अकेले नहीं मैनेज कर सकती, तो वो क्या करती है, शेयर्स इशू करने का काम करती है। यहाँ लिखा है आफ्टर द गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राइवेट कंपनी गेट फॉर्मुलेटेड एंड कैन कमेंस देयर बिजनेस एक्टिविटीज, बट द पब्लिक कंपनी हैज ऑल्सो टू परफॉर्म द थर्ड स्टेज एंड गेट द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। थर्ड स्टेज यानी थर्ड स्टेज कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बाद वो चौथा जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है, उस सर्टिफिकेट को लेने के बाद ये क्या कर सकती है, पब्लिक कंपनी फॉर्मेशन में आ सकती है। अब यहाँ पे कहता है कि इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं इन सब्सक्रिप्शन स्टेज में। तो पहला आता है आपका सेबी अप्रूवल। सेबी का सेंस जो होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो क्या करती है, जो सिक्योरिटीज यानी कि शेयर से रिलेटेड जो बिहेवियरल एक्टिविटीज होती है लीगली उसको रेगुलेट करने का काम करती है। सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी विच कंट्रोल द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ये कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया को क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। रेगुलेटरी बॉडीज होती है जिससे ये क्या करती है, ये चेक करती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे शुरुआती दौर में क्या हुआ, बहुत सारी कंपनियां शुरू में आई और उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे पब्लिक से पैसे लिए और उसको गायब कर दिया, या पैसे लेके वो क्या हो गए, गुम हो गए, या शेयर में इन्वेस्ट किया और जिस शेयर्स को लेके वो आए थे जितना उनको पैसे मिलने चाहिए तो वो पैसे नहीं मिले, तो वहाँ प्रॉब्लम बनी रहती है। तो जो पब्लिक का इंटरेस्ट, जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है उसको चेकआउट करने का काम करता है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। द पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट सबमिट ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विद द सेबी बिफोर द इशूइंग इट्स शेयर। तो कंपनी, पब्लिक कंपनी क्या करती है, सेबी यानी कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उन सभी को, शेयर को इशू करने से पहले कैपिटल मार्केट में सेबी को सबमिट करने का काम करती है। द कंपनी शुड नॉट हाइड एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम सेबी। सेबी क्या से कोई भी मटेरियल फैक्ट यानी किसी भी तरीके का वो धोखाधड़ी आप कह सकते हैं या झूठ वो नहीं बोल सकती। एल्स देयर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल, और अगर ऐसा वो करती है तो जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल किया जा सकता है कंपनी का। कहता है कि अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ द डिस्क्लोजर्स एंड द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन 2000, और ये कैसे, जो गाइडलाइन दी गई है डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग, एज अ लॉ, उसके अकॉर्डिंग अगर ये कंपनी क्या करती है, कोई भी किसी तरह फैक्ट या मैटर्स को अगर हाइड करने का काम करती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। फिर से समझिएगा, सेबी अप्रूवल में क्या होगा, कंपनी अगर शेयर इशू करना चाहती है तो वो सेबी के पास जाके क्या करती है, उन सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करती है, खासतौर से कैपिटल सब्सक्रिप्शन को, कैपिटल कितना है उसका, उस कितना इन्वेस्टेड कैपिटल है उसके इंफॉर्मेशन को खासतौर से वो क्या करती है, सबमिट करती है। और बाकी जो उसने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट अभी लेने से पहले जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का ले रखा है, प्रोस्पेक्टस का, वो सारे डिटेल, जिससे वो ये बता सके कि हाँ हम रजिस्टर्ड हैं और हम अपने अब कंपनी को प्राइवेट की तरह नहीं पब्लिक की तरह डील करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में ये सारे रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो सेबी को दे देगी। सेबी उससे सेटिस्फाई होगी, अपना इंस्पेक्टर भेजेगी, इंस्पेक्ट करने के बाद अगर सेटिस्फाई होगी तो इनके कैपिटल के अकॉर्डिंग, जितना ये कैपिटल अपना सब्सक्रिप्शन के रूप में वेरीफाई करना चाहते हैं, उस कैपिटल के अकॉर्डिंग क्या करेगी, ये इनको ऑथराइजेशन दे देगी कि हाँ अगर 1 लाख रुपए का आप शेयर इशू करें तो आप 1 लाख रुपए का शेयर इशू कर सकते हैं। अगर 10 लाख का इनका कैपिटल, 10 लाख का शेयर इशू कर सकते हैं, जो भी है। और ये अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर कोई झूठ बोलती है कंपनी, तो कंपनी ने जो भी अभी तक प्रोसीजर्स कंप्लीट किया था उसको कैंसिल किया जा सकता है। फिर कहता है प्रोस्पेक्टस और द स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो यहां कहता है a public company has to prepare another important documents is called prospectus। कंपनी क्या है, वहाँ प्रोमोटर्स था, अब यहाँ पे प्रोस्पेक्टस ये बनाएगी, और जब प्रोस्पेक्टस बनाएगी कहता है इट इज द सर्कुलर और इन्विटेशंस इशूड टू इनवाइट द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन द स्टेज ऑफ
शेयर ऑफ द कंपनी। ये क्या होता है, प्रोस्पेक्टस में वो इन्वेस्टिगेटर्स को इनवाइट करती है कि हाँ अब आप क्या कर सकते हैं, हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं। दिस डॉक्यूमेंट हैज टू बी डिपॉजिटेड विद द रजिस्ट्रार। और इस डॉक्यूमेंट्स को जो हमको यहाँ से सब्सक्रिप्शन का जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है किसके थ्रू, सेबी के थ्रू, उसको हमको रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट भी करना होगा। अब यहाँ कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ द बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स की अगर बात करें तो ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के शेयर्स को सेल करने में इसकी हेल्प करते हैं। समझिए कि एक एक्सपर्ट होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको सेबी खुद अपॉइंट करती है या फिर कंपनी अपने पेमेंट पे क्या करती है, अपॉइंट करने का काम करती है। यहाँ कहता है टू रिसीव द डिपॉजिट, रिसीव एंड डिपॉजिट द एप्लीकेशन मनी बैंकर्स आर अपॉइंटेड। एप्लीकेशन मनी को रिसीव और डिपॉजिट करने के लिए बैंकर्स को क्या कहता है, अपॉइंट किया जाता है। यह एग्जैक्टली होता क्या है, जब शेयर इशू किया जाता है तो शेयर जो होता है वो दो तरीके से, पहला लमसम में होता है यानी कि एक साथ डिपॉजिट किया जाता है, और दूसरा इंस्टॉलमेंट में होता है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट में जो होता है इस वाले में, इसमें तीन कैटेगरी आती है। पहला होता है ऑन एप्लीकेशन, यानी कि जब एप्लीकेशन आप देंगे कि हाँ हम आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं, उस समय एक अमाउंट दिया जाता है। दूसरा अमाउंट दिया जाता है ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट पे दिया जाता है। और तीसरा अमाउंट होता है वो ऑन कॉल्स होता है, यानी कि जैसा भी आपको कॉल किया जाएगा उस बेसिस पे। तो इंस्टॉलमेंट में तीन स्टेप में क्या कहता है, अमाउंट का पेमेंट किया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं लमसम में, तो वन टाइम में ही पेमेंट किया जाता है। अभी यहां पे जो सिचुएशन आपसे बताया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि टू रिसीव एंड डिपॉजिट एप्लीकेशन मनी बैंकर्स आर अपॉइंट। यह एप्लीकेशन मनी वो मनी है जिसके थ्रू ये देखा जाता है कि हाँ कोई शेयर होल्डर शेयर खरीदना चाहता है। ये अथॉरिटीज को मेंटेन करता है। कहता टू सेल द शेयर ऑफ ब्रोकर्स आर अपॉइंटेड। किसको अपॉइंट कर रहे हैं, ब्रोकर्स को। शेयर्स को बेचने के लिए ब्रोकर्स को, और एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए बैंकर्स को अपॉइंट किया जाता है। और ये भी कहता है दे इनकरेज द पब्लिक टू बाय द शेयर्स एंड चार्ज कमीशन फॉर सेम। ये क्या करता है, ये लोगों को इंकरेज करते हैं, पब्लिक को इंकरेज करते हैं कि भैया शेयर खरीदिए, और उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं। If the company is not sure of selling the whole lot of share, it may appoint the underwriters. अगर वो क्या करती है, पूरे शेयर्स को बेच नहीं पाती है, तो उसके लिए वो करती क्या है, बाकी शेयर्स के लिए अंडरराइटर्स को अपॉइंट कर देती है। And they underwrite the share and the charge the commission for the same. और वो अंडरराइटर्स क्या करते हैं, शेयर्स को अपने पास होल्ड कर लेते हैं और उसको धीरे धीरे बेचते रहते हैं, और धीरे धीरे बेचने के साथ साथ वो उस पर क्या करते हैं, कमीशन को चार्ज करने का काम करते हैं, यानी वो कमीशन लेते हैं। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेज की बात करें कम से कम, तो यहां कहता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करें, टू मेक अस श्योर दैट द कंपनी डज नॉट हैव द शॉर्टेज ऑफ फंड्स। ये निश्चित करना जरूरी होता है कि कंपनी को फंड की शॉर्टेज ना हो, कंपनी जब वर्क कर रही हो। कहता है इट इज मेड द कंपल्सरी दैट अ कंपनी मस्ट रिसीव द एप्लीकेशन फॉर द सम मिनिमम नंबर्स। कहता है इसके लिए ये जरूरी होता है कि कंपनी क्या करे, कुछ एप्लीकेशन को, कम से कम एप्लीकेशन को क्या करे, रिसीव करे, एंड सम मिनिमम मेंबर्स ऑफ शेयर्स। किससे, कुछ मिनिमम मेंबर्स से। दिस इज कॉल्ड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सबसे लो लेवल का, कम से कम वाली हमको 10 तो बेचना ही बेचना है, ये मिनिमम वाली जो चीज है। कहता है अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट ऑफ अ शेयर अनलेस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर अगर 10 करना है तो 10 से नीचे नहीं कर सकती, वो 10 से ऊपर जो भी कर ले, जितना भी उसको रिक्वायरमेंट है उसको। फिर कहता है एज पर द रूल्स ऑफ द सेबी द कंपनी मस्ट